Hello everyone, Himalaya EduHub welcomes you all. Myself Vartika Dhamir. In the today's lecture, we are going to discuss about the trait approaches. So let's begin. When we talk about the trait approaches, basically trait approaches का meaning पहले समझते हैं. It is concerned with the description और characterization of basic components of personality. जो आपके basic components है personality के, जिसके थ्रू built up कर रहे हैं, वो आपकी जो है कहीं ना कहीं trait approach को एक डिपिक्शन है पर्सनालिटी के रिगार्डिंग, या उनका पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह से वो पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करते हैं. सो दे ट्राई टू डिस्कवर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी. आप बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं पर्सनालिटी के कहीं ना कहीं वो बनाते हैं जिसके थ्रू आपकी पूरी जो पर्सनालिटी बिल्टअप हो रही है वो ट्रेड्स के थ्रू हो रही है. मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ ट्रेड्स, कोई क्रिएटिव है, कोई सपोज करिए रिस्पॉन्सिबल है, यही सब जो ट्रेड्स हैं आपके जो हैं कहीं ना कहीं बिल्डिंग ब्लॉक साबित होते हैं. ये सब आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज ट्रेट अप्रोच अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीपल. मतलब आपकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक जो आपका बेसिक नेचर है या बेसिक टेंडेंसी है आपकी पर्सनालिटी की, उसको कहीं ना कहीं डिस्कवर करते हैं जिसके थ्रू हम पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कर सके. अ ट्रेट इज कंसिडर्ड एज अ रिलेटिवली एंड्योरिंग एट्रीब्यूट और क्वालिटी ऑन विच वन इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम अनदर. एक ट्रेट की हेल्प से ही एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कहीं ना कहीं डिफर करता है. सपोज अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ज़रूरी नहीं आप कंप्लीट इंट्रोवर्ट हो सकता है आप थोड़े बहुत सोशल भी हो. कुछ इंट्रोवर्ट्स ऐसे होते हैं कंप्लीट, मतलब उनको सिर्फ अपने स्पेस में रहना पसंद है, ना ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएंगे, ना फैमिली गैदरिंग्स में ज़्यादा एंगेज होंगे. ऑन दी अदर हैंड आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके तो एक सेक्शन तक इंट्रोवर्ट है कि आप ज़्यादा बातचीत पसंद नहीं कर रहे हैं, बट अगर जब बात आती है कहीं थोड़ा बहुत आने जाने की तो आप एक्टिव हो जाते हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स है जो एक पर्सनैलिटी को दूसरे से अलग बनाता है. देन 3 features through which we can understand the traits are: A is trait are relatively stable over time. लंबे समय तक स्टेबल रहते हैं ट्रेट्स, चेंज होने का जो है चांस कम होता है. बी दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस कैसी भी हो जाए ये कंसिस्टेंट ही रहेंगे, मतलब इनके अंदर एज सच कोई ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा. सी देयर स्ट्रेंथ्स एंड कॉम्बिनेशंस वेराई अक्रॉस इंडिविजुअल लीडिंग टू इंडिविजुअल. जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर्सनालिटी में समझ पाते हैं वो ट्रेट्स ही हैं, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन वेराई कर रहा है, इसकी स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन जो है वो अलग अलग हो सकता है. डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, इसी की हेल्प से हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ पाते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑलपॉट ट्रेट थ्योरी. सबसे पहले ऑलपॉट के काम के बारे में जानेंगे, उन्होंने ट्रेट्स के बारे में क्या डिफाइन करा है. So it was given by Gordon Allport. He proposed that individual possess a number of traits which are dynamic in nature. Dynamic here is flexibility देखी जाती है इन traits में. उनका कहना ये था कि बहुत सारे number of trait है जो एक individual possess करता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये dynamic है nature में, मतलब changes भी देख सकते हैं और इनका built up कैसे traits जो है built हो रहे हैं उसके थ्रू हम पर्सनालिटी को समझ सकते हैं. देन ही एनालाइज द वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू लुक फॉर ट्रेट्स विच डिस्क्राइब अ पर्सन. एक इंसान को वो वर्ड्स जो डिफाइन कर सकते हैं इजीली, या लोगों को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की बुक पे से उन वर्ड्स को चूज़ करा और उसके बिहाफ पे अपनी थ्योरी को डिस्कवर किया, जहाँ पर उन्होंने कार्डिनल ट्रेट्स की बात करी, सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स. जब कार्डिनल ट्रेट्स की बात करी उन्होंने क्या कहा, दे इंडिकेट द गोल अराउंड विच अ पर्सन्स एंटायर लाइफ सीम्स टू रिवॉल्व. कोई ऐसा गोल जिसके कंप्लीटली जिसके इर्द गिर्द आपकी पूरी लाइफ रिवॉल्व कर रही हो, कार्डिनल ट्रेट्स है. मतलब जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, सपोज किसी को जॉब करनी है, जॉब में वो इंसान सेटिस्फाइड है तो उसका लॉन्ग टर्म गोल उसी को मतलब अचीव करना, फुलफिल करना है. फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी नॉन वायलेंस मूवमेंट एंड हिटलर्स नाजिज्म, ये जो है इसके एग्जाम्पल्स है कि उनका जो लाइफ का एक मेजर गोल था वो ये था कि महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट किया था. तो और वहीं अगर हम हिटलर की बात करें नाजिज्म, तो ऐसे लोग जो है इन पर्टिकुलर ट्रेट्स की वजह से कहीं ना कहीं फेमस भी हो गए. व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंट्रल ट्रेट्स, दीज ट्रेट्स आर ऑफन यूज्ड इन राइटिंग अ टेस्टिमोनियल और जॉब रिकमेंडेशन फॉर अ पर्सन. जो अपने आप जॉब डिस्क्रिप्शन में जिस तरह के ट्रेट्स लिखते हैं ना, आप क्रिएटिव है, हार्ड वर्किंग है, पंक्चुअल हैं, या डिलीजेंट है, वार्म, सिंसियर है, ये सब जो आपके ट्रेट्स आ जाते हैं वो पार्ट होते हैं सेंट्रल ट्रेट्स का, मतलब जो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो सके. लास्ट इज सेकेंडरी ट्रेट्स. दीज आर लीस्ट जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन. बहुत कम देखे जाते हैं ये ट्रेट्स, जैसे कि ये आपके पर्सनल लाइक, मतलब जो पर्सनल आप पसंद करते हैं किसी चीज़ को, जैसे कोई ईटिंग मैंगोज पसंद है, सम पीपल लाइक मैंगोज, सम पीपल लाइक एथनिक क्लोथ्स वेयरिंग, किसी को कोई परफ्यूम पसंद है, कोई पर्टिकुलर कार पसंद है, मतलब पर्सन टू पर्सन जो स्पेसिफिकली एक पर्सन की अपनी पसंद से जो चीज़ हो. जैसे आपको फूड के में जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो क्या पसंद करते हैं आप, तो वो कहीं ना कहीं आपके सेकेंडरी ट्रेट्स आ जाते हैं.
नेक्स्ट इज केटल्स पर्सनालिटी फैक्टर। अब केटल ने पर्सनालिटी ट्रेट्स को कैसे डिफाइन करा? इट वॉज डेवलप्ड बाय रेमंड केटल, उन्होंने थ्योरी दी थी। ही बिलीव दैट देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑन विच पीपल डिफर फ्रॉम वन अनदर। उन्होंने कहा एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू लोग जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं, और फैक्टर एनालिसिस उन्होंने यूज़ किया था जिसके थ्रू उन्होंने ये कॉमन स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया कि क्या वो कॉमन स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो इन्होंने क्या बताया, दो तरह के ट्रेट्स बताए, दैट वर सोर्स ट्रेट्स एंड योर सरफेस ट्रेट्स। अब सोर्स ट्रेट्स क्या है? 16 प्राइमरी सोर्स ट्रेट्स दैट आर स्टेबल एंड कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी। इन्होंने 16 सोर्स ट्रेट दे दिए, मतलब बेसिक ट्रेट्स दे दिए 16, जो कि मतलब एक तरह सोर्स क्या है, कारण बन रहे हैं ना किसी चीज़ का, तो वो 16 ट्रेट्स उन्होंने डिफाइन कर दिए जो कि रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, जिसके थ्रू हम पर्सनालिटी के अंदर जो है डिफ्रेंशिएशन समझ पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक टू बी कंट्रोल, किसी को कंट्रोल पसंद है, किसी को अथॉरिटी में रहना पसंद है, लीड करना पसंद है, या कोई इंटेलेक्चुअल या जो आपकी इंटेलिजेंस का फैक्टर दिखा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं जो है प्राइमरी सोर्स ट्रेट्स में कंसीडर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं सरफेस ट्रेट्स, अ नंबर ऑफ सरफेस ट्रेट्स दैट रिजल्ट आउट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सोर्स ट्रेट्स। जो सोर्स ट्रेट के इंटरेक्शन से जो ट्रेट्स बने होते हैं वो क्या हो गया आपका, कहीं ना कहीं सरफेस ट्रेट, जो सरफेस पे नज़र आ रहे हैं। जैसे कोई एक्स्ट्रावर्जन है, कोई इंट्रावर्जन है, तो या फिर हम न्यूरोटिक, खैर तो एक्सट्रीम पर्सनालिटी में हम बात कर लेते हैं, बेसिक तो हम इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन एम्बीवर्ट्स में ही देखते हैं। तो ये जो ट्रेट्स हैं वो आपके सरफेस पर नज़र आ रहे हैं, जिनके थ्रू आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, वो आपके सरफेस ट्रेट्स हो गए। ही डेवलप्ड अ टेस्ट कॉल्ड 16 PF और 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर, जिसके थ्रू आप पर्सनालिटी को स्टडी कर सकते हैं और इन डेप्थ लोगों की मतलब जो ट्रेट्स वो पोजेस कर रहे हैं, जो कि सरफेस एंड यू कैन से सोर्स ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन है, उसके थ्रू आप पर्सनालिटी को जो अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं, आप इस टेस्ट को यूज़ करके कहीं ना कहीं पर्सनालिटी एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस आइजिंग्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी की। हंस आइजिंग ने कैसे एक्सप्लेन किया था थ्योरी को पर्सनालिटी की, प्रपोज बाय H.J. आइजिंग। पर्सनालिटी कुड बी रिड्यूस्ड इनटू 2 ब्रॉड डायमेंशन। उन्होंने कहा था हम 2 ब्रॉड डायमेंशन में पर्सनालिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। उन्होंने क्या कहा था, इट रेफर्स टू डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स। आपका अपनी फीलिंग्स के ऊपर कितना कंट्रोल है, किस तरह से आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके चल रहे हैं, क्या स्टेबिलिटी आप रखते हैं, वो आपका इस डायमेंशन में कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सप्लेन किया। उनका कहना ये था, एट वन एक्सट्रीम ऑफ द डायमेंशन वी फाइंड पीपल हु आर न्यूरोटिक। कुछ लोग अगर हम देखें, जो लोग हाई इसमें स्कोर करते हैं, दे आर मोर लाइक टेंड टू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ न्यूरोटिक पर्सनालिटी, जिसमें हम देखेंगे वो लोग काफ़ी ज़्यादा एंशियस होंगे, टची, मूडी, रेस्टलेस, क्विकली लूज कंट्रोल, सिचुएशंस को हैंडल करने से पहले गिव अप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्टेबल नहीं रहता, कभी खुश हैं तो कभी दुखी हैं, कभी छोटी छोटी बातों पे ओवरथिंक करना, छोटी छोटी चीज़ों को दिल से लगा लेना, ये सब फैक्टर्स जो है ये उस एक्सट्रीम फैक्टर पे लाई करते हैं जो इसमें हाई स्कोर करेंगे तो वो न्यूरोटिक पर्सनालिटी के थ्रू तरफ जो है देखा जाएगा। एट द अदर एक्सट्रीम लाई पीपल हु आर काम। इसी का ऑपोजिट जो है वो अदर पे लाई करता है, काम है, इवन टेम्पर्ड है, रिलायबल है, रिमेन अंडर कंट्रोल। इनकी पर्सनालिटी जो है वो एक कंट्रोल में रहती है। स्टेबिलिटी देखी जा सकती है इनके ट्रेट में, डिपेंड करता है कि आप किस तरफ लाई कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं न्यूरोटिसिज्म में लाई या लो कर रहे हैं, तो उसी के थ्रू हम अपनी इमोशनल, जैसे अगर आप हाई कर रहे हैं न्यूरोटिक की तरफ तो आपके अंदर जो है एंशियस वाला डेवलपमेंट या लॉस ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होगा। यही अगर आप इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ लाई करते हैं तो वहाँ पर जो है आप काम कंपोज रहेंगे। तो इन्होंने ये वाइसा वर्सा देखिए, एक अगर न्यूरोटिक है तो उसका ऑपोजिट जो है इमोशनल स्टेबल है, डिपेंड करता है हाई किस तरफ जो इंडिविजुअल है या किस डायरेक्शन में फॉल हो रहा है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रावर्जन एंड वर्सेस इंट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन इंट्रावर्जन जो है हमने यूंग में भी समझा था, तो कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी हम फॉलो की जाएगी। इट रेफर्स टू डिग्री विच पीपल आर सोशली आउटगोइंग एंड सोशली विड्रॉन। कौन कितना सोशली ज़्यादा बाहर जा रहा है, कौन कितना सोशली विड्रॉ रहता है। अगर सोशली आउटगोइंग है तो वो डेफिनेटली एक्स्ट्रावर्जन में ज़्यादा हाई लाई करेगा या स्कोर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये कोई सोशली विड्रॉ रहना पसंद करता है, अपने तक ही रहना पसंद करता है, तो इंट्रोवर्जन में ज़्यादा ही स्कोर करेगा। तो अगर यहाँ पर हम देखिए, एट वन एक्सट्रीम दोज हु आर एक्टिव, ग्रेजियस, इम्पल्सिव एंड थ्रिल सीकिंग, जिनको थ्रिल बहुत पसंद होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बंजी जंपिंग या ऐसे एडवेंचरस राइड्स पे जाना पसंद होगा या रिस्क लेना पसंद होगा, तो वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रावर्जन में फॉल करते हैं। और वही ऑन द अदर हैंड दोज पीपल हु आर पैसिव, क्वाइट, कॉशियस, रिजर्व्ड रहते हैं, वो आपका इंट्रोवर्जन के स्केल में ज़्यादा स्कोर करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द लेटर ऑन आइजिंग ने थर्ड टाइप भी दिया था पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने में, दैट वाज साइकोटिक वर्सेस सोशेबिलिटी।
अब अगर साइकोटिक की बात करते हैं, इट इज़ कंसीडर्ड टू इंटरेक्ट विद अदर टू डायमेंशन मेंशन्ड अबव, जो हमने पीछे दो डिस्कस करी है उन्हीं के थ्रू जो इंटरेक्शन पे थर्ड उन्होंने टाइप दिया था पर्सनालिटी को समझने के लिए, साइकोटिक एंड सोशेबिलिटी. So a person who scores high on psychotism dimension tends to hostile, egocentric और anti-social. They are more prone to like depression. इनका जो behavior आप देखेंगे ना वो बहुत ज़्यादा differentiate करता है औरों से. Egocentric मतलब खुद के बारे में ज़्यादा सोचेंगे. Anti-social behavior. Anti-social behavior में क्या होगा इनका lack of empathy, मतलब औरों के प्रति सद्भावना है ही नहीं. अपने बारे में सोचना है, selfishness ज़्यादा देखी जाती है इनमें. तो इस स्केल पे जो हाई लाई करता है दे आर मोर प्रोन टू लाइक एंगेज इन सच काइंड ऑफ ट्रेट्स, होस्टाइल होंगे, एग्रेसिव होंगे, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी कहीं ना कहीं दिखाएंगे. तो ये सब इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं और ट्रेट्स. देन आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर, ये इन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया था जिसके थ्रू हम पर्सनालिटी को मेजर कर सकते हैं या इन तीनों डायमेंशंस को पढ़ सकते हैं. अगर हम इस पिक्चराइजेशन के थ्रू समझे तो न्यूरोटिक में आप देखेंगे एंशियस होगा, डिसलाइक्स अनएक्सपेक्टेड, रेस्टलेस होंगे, ठीक है, ईजिली बोर हो जाते हैं सीख चैलेंज. अगर ये एक्सट्रावर्ट की बात करते हैं तो ईजी गोइंग होंगे, ठीक है, ईजिली बोर्ड, रेसिस्ट पेन. देन इंट्रोवर्ट इवन टेम्पर्ड होते हैं, काम, गुड कंसंट्रेशन होता है. स्टेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स उन्होंने ये दो बताए थे. देन न्यूरोटिक जो होते हैं वो साइकोटिक, तो बिल्कुल एक डिफरेंशिएटेड डायमेंशन है जिसमें आप ज़्यादातर देखेंगे देर मोर प्रोन टू लाइक डिसऑर्डर्ड साइट वी कैन सी. एंड न्यूरोटिक इज यू कैन से इमोशनल अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है जो न्यूरोटिक पर्सनालिटी में हाई स्कोर करते हैं. नेक्स्ट इज योर बिग 5 फैक्टर मॉडल. बिग 5 फैक्टर मॉडल जो था वो पॉल एंड कॉस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे ने दिया था. इन्होंने बिग 5 फैक्टर्स बताए थे जिसको तुम पर्सनालिटी को समझ सकते हैं. और ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड भी पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझने के लिए. तो उन्होंने 5 ट्रेट्स दिए थे डैट वर एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, कंसाइटियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस. अब जो इस पे हाई में रहते हैं, लो में रहते हैं, ऑब्वियसली इन ट्रेड्स डायमेंशनल वाइज है तो हाई या लो वेराई करता है कि स्कोर क्या जनरेट हो रहा है. जो हाई में रहते हैं एक्स्ट्रावर्जन में वो आउटगोइंग, एनर्जेटिक और ग्रेजनेस होते हैं. और यही जो लो में रहेंगे वो क्वाइट, विड्रॉन और अनअसर्टिव, मतलब वही है कि इंट्रोवर्ट वाले ट्रेड ज़्यादा देखने को मिलेंगे अगर वो लो साइड में लाई करें. एग्रीएबलनेस में क्या, अलूफ, ईजिली इरिटेट हो जाते हैं, और यही अगर हाई में तो वार्म होंगे, कंसिडर्ड गुड नेचर. देन कंसाइटियसनेस में अगर हम लो पे बात करें तो इम्पल्सिव होते हैं, केयर फ्री, कोई टाइम अगर किसी को दे रखा है तो जरूरी नहीं उस टाइम पे रीच हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा देखते हैं. और ये अगर कंसाइटियस में कोई हाई होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं सबसे ज़्यादा, कि उनको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डेडिकेशन चाहिए, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं. देन इमोशनल स्टेबिलिटी, दैट इज़ अगर लो में है तो मूडी होंगे, टेंस होंगे, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस देखोगे. और ये अगर आप हाई में देखेंगे स्टेबल होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, उनका कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एफिकेसी टर्म्स जो हमने पढ़ी हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको हाई देखने को मिलेगा. ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नैरो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट लाइक द टायर्ड एंड ट्रू, मतलब जितना है उतने में ही रहना, ज़्यादा एक्सप्लोर करना नहीं पसंद होता उन लोगों को जो ओपननेस पे लो स्कोर करते हैं. ये जो हाई स्कोर करते हैं दे आर इमेजिनेटिव, क्यूरियस, ओपन टू न्यू आइडियाज़, ज़्यादातर क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीज़ों को एंगेज करने में, नई नई एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करने में इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट दी साइकोडायनेमिक, तो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोचेज में से एक अप्रोच है जिसमें आप साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं. बहुत ज़्यादा वास्ट क्राइटेरिया पे काम किया गया है साइकोडायनेमिक के अंदर, और जो ये प्रपोज की गई है वो किसने प्रपोज की है, सिगमंड फ्रॉइड ने. सिगमंड फ्रॉइड इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ योर साइकोडायनेमिक अप्रोच. इन्होंने ये अप्रोच दी थी. ये एक फिजिशियन थे और ये हिप्नोसिस का यूज़ कर कर लोगों के जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो जो भी फेस कर रहे हैं अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, उन सबको रिजॉल्व करने का ऐसे एक मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, ट्राई करते थे कि जिसके थ्रू लोगों को जो उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उनको समझ सके. तो हिप्नोसिस इनका जो था मेजर फोकस रहा है, जिसके द्वारा ये मदद करने का एक तरीके से एक ऐसा पैटर्न जनरेट करते थे कि लोगों को समझ आए कि क्या उनके अंदर इमोशंस हैं या क्या ऐसी फीलिंग्स है जिनको वो कहीं ना कहीं दबा रहे हैं या रिप्रेस कर रहे हैं या किसी के आगे ऐसे इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. फ्रॉइड यूज्ड फ्री एसोसिएशन. फ्री एसोसिएशन एक तरीके की टेक्निक है जो कि फ्रॉइड यूज़ करते थे. इसमें ये लोगों को अलाउ करते थे टू स्पीक फ्रीली, अपनी जो भी इंटरनल फीलिंग्स हैं उनको लोग ईजीली आपके आगे एक्सप्रेस कर पाए, उनके आगे एक्सप्रेस कर पाए. उसके द्वारा ये समझते थे कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है. देन ड्रीम एनालिसिस, जो भी सपने लोगों ने देखे उनको एनालाइज करते थे कि आपके सपने में क्या आया, इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप करते थे एंड उनसे पूछते थे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, सपने में कोई स्पेसिफिक चीज़ जो उन्होंने देखी हो. देन एनालिसिस ऑफ एरर्स टू अंडरस्टैंड द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ माइंड.
एनालिसिस ऑफ एरर्स का मतलब जो आपका स्लिप ऑफ टंग फिनोमेना होता है कि कोई बात बोलते बोलते आपके अचानक से आपके मुंह से कोई और वर्ड निकल जाता है या रिप्लेस होता है, तो इन एरर्स को भी कहीं ना कहीं कहते थे कि इंटरनल फंक्शनिंग माइंड की समझने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन उन्होंने फिर जब बात करी थी माइंड की तो उन्होंने 3 लेवल्स दिए थे कॉन्शियसनेस के। बेसिकली उन्होंने कॉन्शियसनेस को डिवाइड करा था 3 सब लेवल्स में। जो पहला है वो है कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, कि कॉन्शियस क्या होता है। कॉन्शियस इज बेसिकली जो थॉट्स फीलिंग्स जिनके बारे में आप करंटली अवेयर हैं, जो आप करंट वर्क कर रहे हैं जिस चीज़ पे, जैसे अभी आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या आपके आसपास क्या चल रहा है, उन सब के बारे में जो आपकी अवेयरनेस है, जो आपकी एक्शंस हैं, जो आपके कॉन्शियस अवेयर मतलब आपकी आंखों के आगे आपको पता है आप जो चीज़ें सुन पा रहे हैं, जिन पे आपका फोकस चला जाता है, वो आपकी कॉन्शियस एक तरीके से माइंड का पार्ट होते हैं। देन द सेकेंड वन इज लेवल इज प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस क्या है? विच इंक्लूड्स मेंटल एक्टिविटी ऑफ विच पीपल मे बिकम अवेयर ओनली इफ दे अटेंड इट क्लोजली। अगर आप बहुत क्लोजली किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन को अटेंड करते हैं जो मेंटल एक्टिविटी आपके माइंड के अंदर चल रही होती है, जब आप उसको कॉन्शियसली अटेंड करेंगे ना, तो हाँ वहाँ पर आपका प्री कॉन्शियस जो है वो लेवल जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज अनकॉन्शियस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉइड ने सबसे ज़्यादा काम अनकॉन्शियस माइंड पे किया है। उनका कहना ये था यहाँ पर वो मेंटल एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं पर इंक्लूड होती हैं जो हम अनअवेयर होते हैं, जिसके बारे में हमें बिल्कुल ही नहीं पता होता। ये एक तरीके से हिडन पार्ट होता है आपके माइंड का, जिसको आप ऐसे इन्हीं इस पर्टिकुलर पार्ट को जो है ड्रीम एनालिसिस के थ्रू या अलग अलग पैटर्न्स के थ्रू जो है वो सिगमंड फ्रॉइड समझने की कोशिश करते थे। जैसे हिप्नोसिस का जो उन्होंने पीछे यूज़ करा, इसके अंदर जो हिडन डिज़ायर्स है ना, उनको समझने के लिए उन्होंने ऐसे तरीके अपनाए थे। नेक्स्ट ही सेड द अनकॉन्शियस इज अ रिजर्वर ऑफ इंस्टिंक्टिव ऑफ एनिमल ड्राइव। इट ऑल्सो स्टोर्स ऑल द आइडियाज एंड विशेज दैट आर कंसील्ड फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। जो भी आपके डिज़ायर्स है, हिडन डिज़ायर्स है, आपकी जो एनिमल ड्राइव है, एक मतलब बहुत टेंडेंसी में जाकर आपके जो एक कह लो नेगेटिव या ऐसे इमोशंस होते हैं ना जो आप बिल्कुल रिप्रेस करके रखते हैं, ऐसे आपकी फीलिंग्स, आपकी डिज़ायर्स, वो जो भी आप रिप्रेस करते हो वो सब आपका अनकॉन्शियस के अंदर होता है, बिकॉज जो लीड टू साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, यही आइडियाज़ और डिज़ायर्स जब बहुत ज़्यादा दबा दिए जाते हैं ना, यही हमारे अंदर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जनरेट करने का कारण बनते हैं। देन मोस्ट ऑफ दीज अराइज फ्रॉम सेक्शुअल डिज़ायर्स। जब आप अपनी सेक्शुअल डिज़ायर्स को दबाते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिप्रेस कर देंगे, तो आपका अनकॉन्शियस जो माइंड है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। सिगमंड फ्रॉइड का मेजर जो फोकस है वो सेक्शुअल अर्जेस और सेक्शुअल डिज़ायर्स के कंटेक्स्ट में रहा है। उन्होंने अपनी अधिकतर थ्योरियाँ इसी कंटेक्स्ट में आपको समझाई हैं, तो प्लीज़ इस टर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि पूरे इनकी जितने भी थ्योरीज में जितने भी सेक्शंस हैं उनमें सेक्शुअल डिज़ायर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते ओपनली, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करना शुरू कर देती हैं। एंड देन अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। जब हम अनसक्सेसफुल अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा क्या होगा? एबनॉर्मल बिहेवियर आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर कोई चीज़ चल रही है, आप अंदर ही अंदर रखते जा रहे हैं उस चीज़ को, आप किसी के आगे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ओपनली बोल नहीं पा रहे, तो वहाँ पर क्या होता है? वो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होना हो जाएगा, शुरू हो जाता है आपके अंदर ही कहीं ना कहीं। वो शायद औरों को ना दिखे, बट आप कहीं ना कहीं अवेयर भी हो सकते हो, नहीं भी हो सकते उसके बारे में, तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर को बढ़ाने में काम करता है। देन एनालिसिस ऑफ फॉरगेटिंग, mispronunciation, jokes and dreams provide us with a means of approach to unconsciousness. unconsciousness को समझने के तरीके हैं कि आप जब चीज़ें भूल जाते हैं कि क्या चीज़ें भूल रहे हैं, मिसप्रोनाउंस कर देना वर्ड्स को, जोक्स को, और ड्रीम्स को किस तरह से आप समझते हैं, ये सब चीज़ें या फ्री एसोसिएशन के थ्रू भी वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश करते थे। देन फ्रॉइड डेवलप्ड अ थेरेप्यूटिक प्रोसीजर जिसको साइकोएनालिसिस कहते थे। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने एक थेरेपी डेवलप करी थी जिसको साइकोएनालिसिस कहते हैं, और वो बहुत अभी भी पॉपुलर है। हालांकि कुछ ही सेक्शंस उसके यूज़ किए जाते हैं, बट स्टिल इट इज़ इन वर्किंग, पीपल डू यूज़ लाइक सच काइंड ऑफ थेरेपीज टिल नाउ एज वेल। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी। लेवल समझाने के बाद उन्होंने बात कर दी पर्सनालिटी के बारे में, कि हमारी पर्सनालिटी कैसे बनती है या क्या इंपॉर्टेंट रोल है जो पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं इनकी थ्योरीज का रहा है। तो इन्होंने कहा प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है पर्सनालिटी के वो होते हैं 3, दैट इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो। उन्होंने जैसे 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस दिए थे, वैसे ही 3 तरह से पर्सनालिटी को समझाने की कोशिश करी थी, जो कि प्राइमरी फीचर्स होते हैं इसके, और यू कैन से एलिमेंट्स। तो वो क्या है? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो सबसे पहले उन्होंने बात करी थी इड की। इड क्या होता है? इट इज़ अ सोर्स ऑफ पर्सन्स इंस्टिंक्चुअल एनर्जी। जो आपके अंदर से इंस्टिंक्ट आते हैं ना, जो आपकी वो एनर्जी है, वो आपका इड होता है, उस पर इड काम करता है। इट डील्स विद द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स, जो आपकी बहुत प्राइमरी नीड्स हैं,
उसका ग्रेटिफिकेशन, इड को सही गलत कुछ नहीं पता होता, उसको कोई चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, वो जैसे एक टॉय के लिए जिद करने लग जाता है, लेट के रोने लग जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि क्या इन्वायरमेंट है या किस सोशल कंटेक्स्ट में हम अवेलेबल है, वो चीज़ पेरेंट्स अवेलेबल करा सकते हैं नहीं, बट उनको उस चीज़ की इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, तो वहाँ पर उनका जो इड होता है वो ज़्यादा काम कर रहा होता है। देन योर सेक्शुअल डिज़ायर्स, एग्रेसिव इम्पल्सेस, ये सब भी इड का पार्ट है। इन सब के लिए भी जो आपकी बेसिक प्राइमरी नीड्स है ना, जिनका आपको कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ पर आपका इड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। जैसे आप देखेंगे हंगर जैसा कॉन्सेप्ट है, सपोज कोई इंसान भूखा है तो वो चोरी करने के लिए भी कहीं ना कहीं तैयार हो जाएगा, चाहे वो ये नहीं देखेगा मुझे उसके लिए किसी का मर्डर करना पड़ रहा है वो सही है गलत है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, आपका इड जो है वो काम कर रहा होता है। देन इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, ये टर्म बहुत ध्यान रखिएगा कि कौन सा जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इट जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसका मतलब क्या कि इड का काम सिर्फ क्या है, उसको प्लेजर चाहिए, चाहे किसी भी कंटेक्स्ट में हो, उसको नहीं पता वो चीज़ सही है गलत है, इट सीक्स फॉर प्लेजर। उसका मेजर मोटिव क्या है कि जो मेरी अर्ज है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। देयर इज नो राइट और रॉन्ग बिटवीन दैट, विच एज्यूम्स दैट पीपल सीक प्लेजर एंड ट्राई टू अवॉइड पेन। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको पेन को अवॉइड करना, सिर्फ और सिर्फ प्लेजर चाहिए। आप वो चीज़ें ज़्यादा करते हैं, उन चीज़ों में ज़्यादा एंगेज होते हैं जिसमें आपको प्लेजर मिल रहा हो। आप उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे जो आपके लिए पेनफुल हो। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल है, कोई एथलीट है तो ऑब्वियसली एक पेन और प्लेजर, अगर आप किसी एक कह लीजिए बहुत नेशनल लेवल पे आप पहुंच रहे हैं तो उसके लिए आपका एक पेन भी होगा ना, कि आपने बहुत प्रैक्टिस करी है, चोटें भी लगवाई होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम तो आती है ना हर चीज़ को करने में, बट बाद में आप उस वर्क को एंजॉय करने लग जाएंगे, तो वहाँ पर वो दोनों प्रिंसिपल्स जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। देन फ्रॉइड कंसिडर्ड मच ऑफ अ पर्सन्स इंस्टिंक्चुअल एनर्जी एज टू बी सेक्शुअल एंड द रेस्ट इज एग्रेसिव। उन्होंने क्या था, उन्होंने ये बोला कि इंस्टिंक्चुअल एनर्जी जो होती है वो या तो आपकी दो चीज़ों पे वर्क करेगी, एक तो होगी सेक्शुअल एनर्जी होगी, और दूसरी चीज़ क्या है वो आपके एग्रेसिवनेस को शो करेगी, कि आपके अंदर ये दो चीज़ें प्रोमिनेंट रहती हैं, एग्रेशन एंड सेक्शुअलिटी। देन इट डज नॉट केयर फॉर मॉरल वैल्यूज सोसाइटी एंड अदर इंडिविजुअल्स। कोई फर्क नहीं पड़ता इड को कि आपकी मॉरल वैल्यूज आपको किसी चीज़ के लिए अलाउ कर रही है नहीं कर रही, आपकी सोसाइटी से आपको क्या प्रेशर है या और लोग क्या सोचेंगे। इड इन सब प्रिंसिपल्स को निग्लेक्ट करता है, उसको सिर्फ अपनी मतलब एक नीड का फुलफिलमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए रखता है। देन नेक्स्ट इज ईगो। ईगो क्या है, इट ग्रोज आउट ऑफ इड। अब ये इड से ही निकल कर आता है एंड सीक्स टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल्स इंस्टिंक्चुअल नीड इन अकॉर्डेंस विद रियलिटी। ये क्या करता है, जो रियलिटी है उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, इड की सेटिस्फैक्शन को भी देखते हैं, लेकिन जो ज़रूरत है उसी चीज़ को सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए अलाउ करता है। ईगो जो वर्क करता है वो करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे, ऑब्वियसली जो रियल है उसी को करेगा। अब आपकी कोई फिक्शनल नीड्स हो कि भाई मुझे इस फिल्म स्टार से मिलना है, इसके साथ जाना है, तो ऐसी नीड्स को ईगो जनरली डिनाई भी कर सकता है एंड ऑफन डायरेक्ट्स इड टुवर्ड्स मोर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग। मतलब इड का बिहेवियर कैसा है कि ना वो सही देखता है ना गलत देखता है, बट ईगो क्या करता है, ईगो एक तरीके से मैनेज करने की कोशिश करता है इड को भी और सुपर ईगो को भी, कि किस तरह से जो पर्सन का बिहेवियर है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग्स में हो, या जिस तरह से आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करना है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में हो। देन वाइल इट इज डिमांडिंग अनरियलिस्टिक वर्क अकॉर्डिंग टू प्लेजर प्रिंसिपल, देन ईगो हैज पेशेंट रीजनेबल एंड वर्क्स बाय रियलिटी प्रिंसिपल। मतलब इड ने डिमांड करी, उसको वो चीज़ चाहिए, अनरियलिस्टिक है, अपने प्लेजर के हिसाब से चाहिए, बट ईगो क्या कहता है, पेशेंस रखता है, कि टाइम लेता है कि नहीं ये चीज़ अभी नहीं करनी बाद में। देन रीजनेबल होगा, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न जस्टिफाई करेगा, और रियलिटी प्रिंसिपल पे सबसे ज़्यादा वर्क करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द सुपर ईगो इज द बेस्ट वे टू कैरेक्टराइज, टू थिंक ऑफ इट एज एन मॉरल प्रिंसिपल। ये क्या है, एक मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है जो कि आपकी मेंटल फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको सुपर ईगो ही बताता है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ईगो बेसिकली इड और सुपर ईगो के बीच में मैनेजमेंट का काम करता है, कि इन तीनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और दोनों इड और सुपर ईगो में बैलेंस बना रहे। उसके लिए ईगो को बहुत हद तक एक सिक्योरिटी में ऐसे मतलब टेक्टिक्स अप्लाई करने पड़ते हैं कि पर्सनालिटी जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना देखी जाए। देन द सुपर ईगो टेल्स इड एंड ईगो whether gratification is a particular instance is ethical। अब क्या जो चीज़ इड रिक्वायर कर रहा है वो एथिकल है, क्या उसकी नेसेसिटी है या नहीं है, ये चीज़ जो है सुपर ईगो को समझाता है। देन ईगो बेसिकली क्या करता है, ईगो मैनेज करने की कोशिश करता है इड को, इड की जो भी प्लेजर डिजायर्स है उन सब का मैनेजमेंट जो है वो ईगो के अंडर होता है। देन इट हेल्प्स टू कंट्रोल द इड बाय इंटरनलाइजिंग द पेरेंटल अथॉरिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के थ्रू क्या होता है,
वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है सुपर ईगो की। इड की जो ग्रेटिफिकेशन है उन पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो बिहेवियर है ना वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज करना शुरू कर देगा। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इड, ईगो एंड सुपर ईगो डिटरमाइंस ईच पर्सन स्टेबिलिटी। अब कितना एक क्या चीज़ ज़्यादा एक्टिव है या क्या चीज़ एक इंसान में काम कर रही है वो आपकी रिलेटिव स्टेबिलिटी के थ्रू समझ में आएगी कि आपका सुपर ईगो, ईगो एंड इड कैसे मैनेज हो रहा है आपस में, या किस तरह के बिहेवियर में एंगेज हो रहे हैं। वो सब इन तीनों के इंटरप्ले पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप में इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है, या आप सोसाइटी में किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं, आपका बिहेवियर किसी भी सर्कमस्टांस में कैसे होगा, वो इन तीनों का इंटरप्ले डिसाइड करता है। देन Freud also assumed that it is energized by two instinctual forces, that is your life instinct and death instinct. उन्होंने बोला जो हमारा इड होता है ना वो इन दोनों प्रिंसिपल्स को काफ़ी हद तक मतलब इफेक्ट होता है इन दोनों से, दैट इज योर लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट क्या है, जहाँ पर हमारी सेक्सुअल डिजायर्स की बात होती है। डेथ इंस्टिंक्ट इज एज द टर्म इटसेल्फ स्टेट्स कि किस तरह डेथ मतलब क्या रोल प्ले करती है, किस तरह का इंस्टिंक्ट हम उसमें समझते हैं। ही पेड लेस अटेंशन टू डेथ इंस्टिंक्ट, उन्होंने डेथ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनका ज़्यादा मेजर फोकस कहाँ रहा है लाइफ और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की आपकी मतलब सेक्सुअल डिजायर्स कैसी है या सेक्सुअल अर्जेस को आप कितना मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट he discussed about the instinctual life force that energizes the id is called libido. ओके, लिबिडो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि जो आपकी लाइफ फोर्स को जो एनर्जी मिल रही है ना वो लिबिडो के थ्रू मिलती है। लिबिडो भी आपकी सेक्सुअल अर्जिस को समझाने के लिए उन्होंने इस टर्म का यूज़ किया था। इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल एंड सीक्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। उन्होंने ये बोला कि जो आपका लिबिडो होता है ना वो भी एक प्लेजर प्रिंसिपल पे ही काम करता है, उसको भी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। तो एज यू नो कि जिस चीज़ को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए वहाँ पर आपका इट बहुत हाई हो जाता है। तो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए आप प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, साथ ही साथ लिबिडो की जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे अनकॉन्शियस जो है वो सबसे ज़्यादा पार्ट जो है उन्होंने ले रखा है, दैट इज़ योर आपकी जो माइंड का सबसे ज़्यादा पार्ट है वो अनकॉन्शियस है, वो हिडन है, वो आप डेवलप भी नहीं कर सकोगे। देन यू हैव इड हेयर, इड जो है अनकॉन्शियस के साथ वर्क करता है। देन सुपर ईगो तीनों में मैनेज कर रहा है, प्री कॉन्शियस ऊपर एंड कॉन्शियस जो आपकी एक्सटर्नल रियलिटी है जिसके बारे में आप अवेयर है। ईगो भी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं इनके बीच में। ईगो जो है वो हेल्प करता है बैलेंसिंग में। नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्रू डिविजन्स ऑफ माइंड। अगर हम बात करते हैं कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस के साथ में इड, ईगो, सुपर ईगो की, तो ये फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट है ह्यूमन साइकी का, जिसे हम आइसबर्ग मेटाफॉर भी कहते हैं। इसके नाम से काफ़ी फेमस हुआ था ये कि आइसबर्ग थ्योरी के थ्रू भी समझा जाता है माइंड के डिविजन्स को। तो उन्होंने कहा था कॉन्शियस क्या है, अवेयर ऑफ थिंकिंग, कंसर्न विद लॉजिकल थिंकिंग, कि आप लॉजिक्स जहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, आपकी करंट अवेयरनेस कैसी है। अनकॉन्शियस क्या हो गया, जहाँ पर आपके रिप्रेस थॉट्स हैं जिनको आप नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, पास्ट हिस्ट्री, आपका चाइल्डहुड कैसा है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्री कॉन्शियस क्या हो गया, बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉल्ड ईजिली। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है हम इसे रिकॉल तो कर सकते हैं, बट इन दोनों के बीच में यहाँ पर मिडिल में काम कर रहा है ना, दैट इज योर प्री कॉन्शियस। ईगो जो है वो फ्री फ्लोटिंग होता है, ठीक है। सुपर ईगो मैनेजमेंट में काम करे। कॉन्शियस जो आप करंट वर्किंग है, अनकॉन्शियस में जहाँ पर इट ज़्यादा एक्टिवेट होता है क्योंकि वहाँ पर आपकी वो हिडन फीलिंग्स और डिजायर्स कहीं ना कहीं पर स्टेट करती हैं। वी विल डिस्कस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, हाउ ईगो यूजेस डिफेंस मैकेनिज्म इन ऑर्डर to make the reality and your behavior as in balance. According to Freud, much of human behavior reflects as an attempt to deal with or escape from anxiety. जब आपका जो अधिकतर बिहेवियर होता है वो एंजाइटी से कहीं ना कहीं एस्केप होने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। So Freud believed that people avoid anxiety mainly by developing defense mechanisms. They try to defend the ego against awareness of instinctual needs. जो आपकी instinctual needs हैं, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया है कि जो हमारी instinctual मतलब जिनको एकदम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, तो उनको कहीं ना कहीं डिफेंड करने के लिए ईगो जो है डिफेंस मैकेनिज्म्स में एंगेज होता है ताकि एक इंसान की पर्सनालिटी कॉन्ट्राडिक्ट ना हो और सेकेंडली आप एंजाइटी आपको जो है वो ज़्यादा ना हो। देन डिफेंस मैकेनिज्म इज वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी बाय डिसॉर्टिंग रियलिटी। तो आपकी एंजाइटी को कम करने के लिए या आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए ईगो इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज़ करता है। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन से हैं, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिनाइल, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड रैशनलाइजेशन। यहाँ पर सिर्फ 5 ही हैं, ऑल्दो और भी डिफेंस मैकेनिज्म्स है जो फ्रॉइड ने बताए थे, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यू हैव टू स्टडी दीज 5 ओनली। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट, रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या है, इन विच एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर दैट आर टोटली डिसमिस्ड बाय अनकॉन्शियस। एंजाइटी प्रोवोकिंग जो भी बिहेवियर होगा वो कंप्लीटली आपका जो अनकॉन्शियस है ना उसको डिनाई कर देता है, मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि जिसके थ्रू आपके बिहेवियर में कॉन्फ्लिक्ट इन आए कि कोई चीज़ है जिससे आपको एंजाइटी हो रही है, आपका अनकॉन्शियस उस चीज़ को डिनाई कर देगा या डिसमिस कर देगा कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देन एग्जाम्पल क्या है, मैंने पर्सन सेज आई डोंट नो
वाई आई डिड दैट। सपोज आप किसी एक्टिविटी में एंगेज हुए हैं, देन आपसे पूछा जाए कि आपने इतना ज़्यादा, आपको किसी बात पे गुस्सा आ गया, बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि आपने गलत किया, बट फिर आपसे आपकी मदर आके पूछती है वाई यू डिड सो, या आपने चीज़ें तोड़ दी घर में, तो पूछेंगे आपने क्यों किया, तो आप जवाब देते हो मुझे नहीं पता मैंने ऐसे क्यों किया। तो वहाँ पर आप क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, रिप्रेशन का, कि आपके अंदर को ऐसे मतलब कहीं ना कहीं ऐसी हिडन कॉन्फ्लिक्ट था जिसको रिजॉल्व आप कर नहीं सके, तो आपने अपना बिहेवियर जो डाइवर्ट करके एग्रेशन कहीं और शो कर दिया। बट अब आपको उसको, उस बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए कोई आपके पास में ऑप्शन नहीं है, तो आप ये बोल देंगे मुझे पता ही नहीं था। जनरली रिप्रेशन में हमारी वो हिडन डिज़ायर्स या हमारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें अपने मतलब कॉन्शियस अवेयरनेस से हटानी होती है, कि ऐसे कोई ट्रॉमा या कह लो चाइल्डहुड एब्यूज़ जो होता है, वो कहीं ना कहीं जो यंग एज में आते आते बच्चे उसे रिप्रेस कर देते हैं, पूरी तरह से भूल ही जाते हैं कहीं ना कहीं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, या ऐसी चीज़ों को देख के डर जाते हैं, या उनमें एंजाइटी आनी, एंजाइटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है अगर वो ऐसा कुछ देख लेते हैं। तो ये एक रिप्रेशन का एग्जाम्पल है। देन प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है, पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट्स टू अदर। आप प्रोजेक्ट करते हैं अपनी फीलिंग्स को, कि मैं नहीं, वो इंसान ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, जो कि एक्चुअल में आप ऐसा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज एग्रेसिव फील अनदर्स आर मोर एक्सेसिवली एग्रेसिव। मतलब एक तरीके से आपका एग्रेशन तो है ही ज़्यादा, बट आप क्या करेंगे, सामने वाले को उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे कि वो मुझसे जेलस है, या उसकी हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से मुझे गुस्सा नहीं आता जितना ज़्यादा गुस्सा वो इंसान दिखाता है। मतलब आपने प्रोजेक्ट कर दिया, गलती आपकी है बट आप दूसरों की गलती पहले निकालते हैं। देन डिनाइल। डिनाइल में क्या होता है, हम कंप्लीटली रिफ्यूज़ कर देते हैं जो हमारी एक्चुअल रियलिटी होती है, या हम उससे एस्केप करते हैं, हमें एक्सेप्टेंस नहीं होती कि ये चीज़ रियल है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकर्स रिफ्यूज टू एडमिट टू देमसेल्फ दैट इट इज़ बैड फॉर हेल्थ। अगर कोई स्मोकिंग में एंगेज होता है, अगर आप उन्हें समझाएंगे कि मत पियो, कैंसर हो सकता है, या स्मोकिंग इंजूरियस होती है हेल्थ के लिए, वो लोग इस चीज़ को मानेंगे नहीं, वो कहेंगे दुनिया में इतने लोग पीते हैं उन्हें कुछ नहीं हुआ, हमें भी कुछ नहीं होगा। तो सच काइंड ऑफ अ बिहेवियर इज जस्टिफाइंग। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, डिनाइल कर रहे हैं, किसने अपने किसी लव्ड वन को खो दिया या अपनी फैमिली मेम्बर को खो दिया, तो कभी कभी वो भी डिनाइल की स्टेट में चले जाते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते रियलिटी को, वो इंसान नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं तब भी ऐसे मतलब इंतजार करते हैं कि नहीं ये इंसान अलाइव है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो वहाँ पर आपका ईगो जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा होता है। देन रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन, पर्सन डिफेंड्स अगेंस्ट एंजाइटी बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर ऑपोजिट टू हिज और हर ट्रू फीलिंग्स। आपकी कोई किसी भी सिचुएशन के प्रति कैसी फीलिंग है, आप जब उससे टोटली ऑपोजिट कहीं ना कहीं रिएक्ट करते हैं, ताकि आपका जो बिहेवियर है वो सोसाइटी के हिसाब से कहीं ना कहीं स्टेबल कंसीडर हो, तो वहाँ पर आप रिएक्शन फॉर्मेशन को यूज़ करें। दैट इज एक्टिंग और प्रिटेंडिंग डिफरेंटली इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके बॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो आपसे हायर अथॉरिटी पे आप उन पर गुस्सा नहीं दिखा सकते, तो आप क्या करेंगे, उनके बारे में तारीफ करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आप रिएक्शन फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हो, ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे उनके बारे में, लेकिन जो फीलिंग्स आपकी मतलब एक्चुअल हैं वो तो आपने दबा ली अपने अंदर ही, दुनिया के आगे दिखाने के लिए या औरों से प्रेजल लेने के लिए आपने क्या किया, अपने सेकंड थॉट एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। देन रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होते हैं, अ पर्सन ट्राइज टू मेक अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर सीम्स रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल। मतलब अनरीजनेबल फीलिंग्स है, बिहेवियर अनरीजनेबल है, बट रैशनलाइज कर दिया कैसे, उसको ट्रांसफॉर्म करके एक्सेप्टेबल बिहेवियर में, कि हो सकता है आपका बिहेवियर ऐसा हो कि अनएक्सेप्टेड हो सोसाइटी के थ्रू, बट आप उसको चेंज करें एक्सेप्टेबल वे में। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई वंस ऑन बिहेवियर। कैसे आप क्या करेंगे, चीज़ों को दोष देना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक पेपर है, आप न्यू पेन लेकर आए हैं, आप पूरा पेपर लिखकर तो अपनी टेंडेंसी के हिसाब से आए हैं, अगर आपके मार्क्स कम आएंगे तो आप क्या बोलेंगे, वो पेन में लाया था ना तो उस पेन में खराबी थी, मैं तो अपनी तरफ से पेपर अच्छा ही करके आया। हम टीचर्स पे कहीं ना कहीं डाउट करने लग जाते हैं कि टीचर्स ने अच्छे से कॉपी चेक नहीं करी होगी, या XYZ हम कुछ भी एक्सक्यूजेस बनाते हैं। सो ये डिफेंस मैकेनिज्म है जो ईगो यूज़ करता है हमारी पर्सनालिटी को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस दी थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, जिसको हम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी जानते हैं, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के नाम से है। तो आप प्लीज़ याद रखिएगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उन्हें हम मेनली साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। देन द वेरी फर्स्ट इज ओरल स्टेज। अब ओरल स्टेज में क्या होता है, न्यूमॉर्न्स इंस्टिंक्ट्स आर फोकस्ड ऑन माउथ। मतलब बच्चे के जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना वो ज़्यादातर उनके माउथ पर उनका ज़्यादा फोकस होता है। आपने देखा होगा थम सकिंग करना या जो भी चीज़ होगी उसको मुंह में डाल लेते, कोई भी ऑब्जेक्ट उनके पास में होगा तो वो उसे उठाएंगे, दे विल पिक इट अप एंड दे विल स्टार्ट सकिंग इट। तो यहाँ पर क्या है, उनकी ज़्यादातर जो फोकस है उनके माउथ पर देखा जाता है, क्योंकि उनका जो प्राइमरी प्लेजर होता है ना वो सेंटर होता है उस टाइम पे, कि मतलब वहाँ से उन्हें प्लेजरेबल फीलिंग अटेन हो रही होती है, तो इस तरह की एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। फर्स्ट, इट इज़ थ्रू द माउथ दैट द बेबी ऑब्टेन्स फूड दैट रिड्यूसेस हंगर। उनकी प्राइमरी इस टाइम पे क्या है, फीडिंग है, क्योंकि वो फीड हो रहा होता है, उनकी भूख मिट रही होती है,
तो हर तरह से उनका जो प्लेजर सीख करने का तरीका होता है उनका माउथ होता है. द इन्फेंट अचीव्स ओरल ग्रेटिफिकेशन थ्रू फीडिंग, थम सकिंग, बाइटिंग एंड बैबलिंग. तो इन तरह के इन सब एक्टिविटीज़ में एंगेज होकर वो अपने प्लेजर को सीख करते हैं कि थम को सक करना या बाइट करना, क्योंकि उतना ज़्यादा डेवलपमेंट तो नहीं होता उनके अंदर. तो जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट वो देखेंगे सीधा अपने माउथ में कहीं ना कहीं इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि व्हाट इज द डिफरेंस इन एन ऑब्जेक्ट और इन अ रियलिटी. Then third one is, it is during these early months that people basic feelings about the world are established. जो आपकी बेसिक फीलिंग होती है वर्ल्ड के रिगार्डिंग वो स्टेब्लिश होनी इस टाइम पे स्टार्ट होती है. बेसिकली बच्चों को ही पता होता है कि मतलब मेन एक वो फिगर समझना शुरू कर देते हैं. मतलब मदर की जो फिगर है, एक फादर की जो फिगर, आपने देखा होगा अनजान लोगों पे जाते ही वो रोना स्टार्ट कर देंगे. बट जो अपने फैमिली के इन्वायरमेंट में होते हैं वो काम रहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मतलब समझना स्टार्ट करते हैं कि ये इंसान जो है हर टाइम मतलब मदर पास में रहती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं वो फील, वो जो अटैचमेंट होती है वो बिल्टअप हो जाता है. फोर्थ इज फॉर फेरॉइड एंड अडल्ट हु कंसीडर्स द वर्ल्ड अ बिटर प्लेस प्रोबेबली हैड अ डिफिकल्टी ड्यूरिंग द ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. अब जो लोग यंग एज में आकर जब उनकी साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट जो है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद अगर वो लोग बोलते हैं ना कि जो ये दुनिया वो रहने लायक जगह नहीं है, या इस तरह के स्लोगन्स या फ्रेजेस यूज़ करते हैं, तो उनका जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ओरल स्टेज में कहीं ना कहीं उन्होंने डिफिकल्टी फेस करी होती है, इसलिए वो इस तरह का थॉट प्रोसेस रखते हैं. देन सेकेंडली ही डिस्कस्ड अबाउट एनल स्टेज. ये सेकेंड स्टेज है आपकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की. इट इज़ फाउंड दैट अराउंड एजेस ऑफ 2 to 3, मतलब 2 से 3 साल के बच्चों में देखा जाता है इस टाइम पे बच्चा जो होता है वो कहीं ना कहीं बेसिक डिमांड्स जो सोसाइटी की वो समझने लगता है कि सोसाइटी उनसे डिमांड क्या कर रही है, उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. One of the principal demands made by parents is that the child learns to control the bodily functions of urination and diffusion. मतलब आप अपना जो यूरिनेशन है वो बच्चों में कंट्रोल आ जाता है. उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर कि किस तरह से, जैसे अगर उन्हें वॉशरूम जाना हो तो पेरेंट्स को बताते हैं दैट वी वांट टू यूज़ द वॉशरूम. तो इस तरह की जो सोशल की सोसाइटी की जो आपकी बेसिक डिमांड्स हैं वो बच्चों को कहीं ना कहीं समझ आने लग जाती है कि उनका जो यूरिनेशन का प्रोसेस है या जो ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है वो इस स्टेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Then most of the child at this age experiences pleasure in moving their bowels. The anal area of the body becomes a focus of certain pleasurable feelings. वो हर टाइम अपने anal area को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे या टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका जो प्लेजर सीख करने का मेजर फोकस होता है वो एनल एरिया होता है. देन दिस स्टेज एस्टेब्लिशेस द बेसिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इड एंड ईगो एंड बिटवीन द डिजायर ऑफ बेबिश और प्लेजर एंड डिमांड फॉर एडल्ट कंट्रोल बिहेवियर. यहाँ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कुछ लोग होते हैं ना बड़े होने के बावजूद भी ऐसे बेबिश और किडिश तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो जो उनका कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है वो एनल स्टेज में कहीं ना कहीं रिजॉल्व नहीं हुआ होता है, इस वजह से ऐसा बिहेवियर शो होता है. नेक्स्ट इज phallic stage. Phallic is the third stage of psychosexual development. This stage focuses on the genitals. At around ages of 4 to 5, यहाँ पर 4 से 5 साल के बच्चों पे ध्यान दिया जाता है. Begins to realize the differences between males and females. इस एज में आके बच्चों को फ़र्क पता चलता है कि मेल क्या है, फीमेल क्या है, कि उनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है, उनकी फिजिकल जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि लड़कियों में क्या डिफरेंस है, लड़कों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि उन्हें अपनी जेनाइटल्स की कहीं ना कहीं नॉलेज हो जाती है. देन दे बिकम अवेयर ऑफ सेक्सुअलिटी एंड सेक्शुअल रिलेशनशिप बिटवीन देयर पेरेंट्स. उन्हें पता होता है कि उनके पेरेंट्स के बीच में क्या सेक्शुअल रिलेशनशिप है, सेक्सुअलिटी क्या होती है. देन ड्यूरिंग दिस स्टेज द मेल चाइल्ड एक्सपीरियंसेस ऑडिपस कॉम्प्लेक्स. प्लीज़ इस टर्म को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा. ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? विच इन्वॉल्व्स लव फॉर द मदर, हॉस्टैलिटी टुवर्ड्स द फादर एंड द कॉन्सिक्वेंट फियर ऑफ पनिशमेंट एंड कैस्ट्रेशन बाय द फादर. अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो है, मेल चाइल्ड जो है वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं इंडल्ज होता है. क्या होता है, उनको अपनी मदर की तरफ जो होती है वो काइंड ऑफ लवेबल फीलिंग होती है, एंड अपने फादर की तरफ हॉस्टाइल फीलिंग, मतलब अपने पापा से चिढ़ होती है, बट मदर की तरफ अफेक्शन फील करना बच्चे शुरू कर देते हैं. और यहाँ पर क्या होता है, एक कांस्टेंट फियर रहेगा उनके मन में पनिशमेंट का, कि अगर मेरे फादर को पता चलेगा कि मैं अपनी मदर के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स रखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पनिशमेंट मिलेगी या वो मुझे मार भी सकते हैं. तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं बच्चा फंसता है. A major developmental achievement of this stage is the resolution of the Oedipus complex. जब आपको इसी स्टेज में Oedipus complex जो है रिजॉल्व भी हो जाता है. This takes place by accepting his father's relationship with his mother and modeling his own behavior after his father. क्या होता है, बच्चा क्या करता है, अपने मदर और फादर के रिलेशनशिप को समझता है कि किस तरह का रिलेशन उनका बिल्ट है और उसकी क्या आइडेंटिटी है, और वो क्या करता है, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करता है सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, और कहीं ना कहीं अपने इस ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर लेता है. बट हाँ, अगर ये कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व नहीं होता तो फर्दर फ्यूचर में जाके उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है.
देन द सिमिलर थिंग इज फॉर गर्ल्स. गर्ल्स में जैसे मेल्स में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स देखा जाता है, बॉयज़ में, फीमेल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखा जाता है. ऑब्वियसली ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का ऑपोजिट होता है. बाय अटैचिंग हर लव टू द फादर अ गर्ल ट्राइज टू सिम्बॉलिकली मैरी हिम एंड रेज अ फैमिली. अब लड़कियों के अंदर क्या होता है, उनको अपने फादर फिगर की तरफ ज़्यादा ऐसी अटैचमेंट और लवेबल वाली फीलिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर बिल्ट हो जाती हैं. तो वो अपनी मदर की तरफ जो है वो काफ़ी नेगेटिव इमोशन शो करेंगी, या बहुत ज़्यादा उनसे जेलेसी का फैक्टर जो है देखा जाता है कि वो फील करती हैं. When she realizes that this is unlikely, she begins to identify with her mother and copy her behavior. वो क्या करती हैं, लड़कियां अपने मदर के जो बिहेवियर को कॉपी करती है कि ताकि उनको उनके फादर का अफेक्शन मिल सके. उनकी तरह एक्ट करना, उनकी तरह कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश करेंगी, या कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर फीचर है जो कॉपी करने की ट्राई करती है ताकि उन्हें अटेंशन मिल सके. देन द क्रिटिकल कॉम्पोनेंट इज रिजॉल्विंग द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज द डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द सेम सेक्स पेरेंट्स. आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये मेरे फादर है, मेरी मदर है, तो ऐसी फीलिंग्स को आप रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जैसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व होता है वैसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो रिजॉल्व हो जाता है. देन इन अदर वर्ड्स, बॉयज गिव अप सेक्शुअल फीलिंग्स फॉर देयर मदर्स एंड बिगिन टू सी द फादर्स एज अ रोल मॉडल rather than as rivals. Girls give up their sexual desires for their father, identify with their mother. क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरी मदर जो है वो सिमिलर सेक्स पेरेंट है, मतलब फीमेल है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ लेती हैं. और जो मेल्स हैं वो अपने फादर को रोल मॉडल की तरह देखने लग जाते हैं. तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाता है. देन नेक्स्ट इज लेटेंसी. दिस इज द फोर्थ स्टेज. दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम 7 years टू प्यूबर्टी, मतलब 7 to around 11-12 years, जब तक आपकी प्यूबर्टी नहीं आती लेटेंसी स्टेज में बच्चे रहते हैं. हेयर व्हाट कम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, द चाइल्ड कंटिन्यूज टू ग्रो फिजिकली जो है बच्चा ग्रो करता है. सेक्शुअल अर्जीज जो होती है वो कहीं ना कहीं उनकी जो है वो थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाती है. मतलब इस स्टेज में अगर वो ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं होते, यहाँ पर उनके जो है सोशल और अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. मतलब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, अपने यहाँ पर वो सोशल एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर आप एक डिफ्रेंशिएशन भी देखेंगे, क्या होता है, डिस्टिंक्टिवनेस देखने को मिलती है कि लड़के जो हैं लड़कों के साथ रहना पसंद करते हैं, लड़कियाँ लड़कियों के साथ रहना पसंद करती हैं. आपस में वो बातचीत करना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पर वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं वर्ल्ड को, कि उनकी पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, क्या चीज़ें उन्हें आगे करनी है. तो मेजर फोकस स्टेज में शिफ्ट हो जाता है आपके अचीवमेंट्स पे. देन लास्ट स्टेज इज जेनाइटल स्टेज. जेनाइटल में क्या है, द पर्सन अटेन्स मेच्योरिटी इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. आपकी मेच्योरिटी आ जाती है, सेक्सुअलिटी, फियर एंड रिप्रेस्ड फीलिंग्स, जो भी चीज़ें रिप्रेस हुई होती है, जो भी सेक्सुअल फीलिंग्स जो आपने रिप्रेस करी होती है वो यहाँ आकर क्या होती है, दोबारा से आना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर दोबारा एग्जिबिट होती है. बट यहाँ पर चेंज क्या है कि वो फीलिंग्स आपकी जो है ऑपोजिट सेक्स की तरफ होंगी. मतलब लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, लड़कियाँ लड़कों की तरफ. तो ऐसा होता है आपके नो मोर देयर इज़ लाइक फादर मदर काइंड ऑफ थिंग. वहाँ पर वो जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो एक बार रिजॉल्व हो गया तो आप क्या करेंगे, जेनाइटल स्टेज में वो चीज़ ऑपोजिट सेक्स की तरफ होती है कि आप सोशली समझना स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है फीमेल है मेल है, वो अफेक्शन अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज में. देन हाउएवर द जर्नी टुवर्ड्स दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय एक्सेसिव स्ट्रेस और ओवर इंटेलिजेंस. इट मे कॉज फिक्सेशन टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. अगर हाँ इनमें से किसी भी स्टेज में, इन 5 स्टेजेस में कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है या ओवर बर्डन या स्ट्रेस आ जाता है तो कहीं ना कहीं फिक्सेशन होने के चांस होते हैं अर्ली स्टेज डेवलपमेंट में. तो फिक्सेशन जो है बाद में चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है. देन फ्रॉइड थ्योरी ऑल्सो पोस्टुलेट्स दैट चिल्ड्रन प्रोसीड फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर फॉर डेवलपमेंट. दे सीम टू एडजस्ट देयर व्यू ऑफ द वर्ल्ड. वो जैसे जैसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ बढ़ते हैं उनका जो वर्ल्ड को देखने का तरीका होता है ना वो भी एडजस्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. फैमिली में अलग, बाहर अलग, आप मतलब कोचिंग ट्यूशन्स अगर जा रहे हैं वहाँ अलग. तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को एक वेराइटी या वेरिएंट्स के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके हिसाब से अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं. देन फेलियर ऑफ अ चाइल्ड टू पास सक्सेसफुली थ्रू अ स्टेज लीड्स टू फिक्सेशन. फिक्सेशन हो जाएगी अगर कोई भी स्टेज आपने पार नहीं करी या किसी भी स्टेज में आपका फेलियर हो गया तो वहाँ पर आप फिक्स हो जाएंगे. वो अगर आप किसी भी स्टेज में फिक्स हुए तो उनके अपने अपने कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं बड़े होने पर. टू दैट स्टेज इन दिस सिचुएशन द चाइल्ड डेवलपमेंट गेट्स अरेस्टेड एट एन अर्लियर स्टेज. मतलब आप नेक्स्ट स्टेज पे फॉरवर्ड बढ़ते नहीं है और अर्लियर स्टेज पे ही आपकी जो डेवलपमेंट है वो रुक के रह जाती है. फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड हु डज नॉट पास सक्सेसफुली थ्रू अ फेलिक स्टेज टू रिजॉल्व द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड मे स्टिल फील हॉस्टाइल टुवर्ड द पेरेंट ऑफ सेम सेक्स. अब ऐसे में क्या होगा, अगर कोई बच्चा फेलिक स्टेज पे ही स्टक हो गया है, उसने ऑडिबल कॉम्प्लेक्स को रिजॉल्व किया ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, बड़ा होने के बावजूद भी अपने जो सेम सिमिलर सेक्स के पेरेंट, मतलब सपोज कोई लड़का है
तो अपने फादर की तरह वो तब भी हॉस्टाइल, एग्रेसिव या जेलस फील करेगा, मतलब उसकी जो फीलिंग्स होंगी, जो डिज़ायर्स होंगे अपने फादर को लेके, जो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हमेशा आप नेगेटिव ही देखेंगे, क्योंकि वो जो उनका फिक्सेशन है वो फैलिक स्टेज में हो गया, जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है। देन रिग्रेशन क्या होता है, ऐसी सिचुएशन का जो रिग्रेशन है वो आउटकम होता है, मतलब अगर आप इस तरह से फिक्सेट हो जाते हैं तो रिग्रेशन में आप कहीं ना कहीं एंगेज होते हैं, टेक्स प्लेस अ पर्सन बैक टू एन अर्लियर स्टेज। आप क्या करेंगे, आपका जो बिहेवियर है ना वो टिपिकली लेस मेच्योर होगा उस इंसान के बिहेवियर से जो कि उस स्टेज को क्लियरली कंप्लीट कर चुका है। कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में जो एक डिफरेंस नजर आएगा कि आप मेच्योरली एक्ट करेंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, क्योंकि आप रिग्रेशन में कहीं ना कहीं एंगेज होते हैं और आप फिक्सेटेड है। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। वी टॉक अबाउट दी पोस्ट फेरॉइडियन अप्रोचेस, मतलब फेरॉइड के बाद जिन लोगों ने साइकोएनालिसिस में काम किया है, इसमें बेसिकली उनका डिस्कशन किया जाएगा कि उन्होंने क्या थ्योरीज डेवलप करी, वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते थे फेरॉइड के एक्चुअल कॉन्सेप्ट से, या उन्होंने साइकोएनालिसिस को किस व्यू पॉइंट से देखा और क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके रहे हैं साइकोएनालिसिस को फर्दर आगे बढ़ाने में। सो बेसिकली दीज थ्योरिसिस्ट हैव बीन कॉल्ड एज नियो एनालिटिक। बेसिकली नियो एनालिटिक इज कि साइकोएनालिटिक का एक मतलब मिनी वर्जन यू कैन से, दैट इज नियो एनालिटिक और पोस्ट फेरॉइडियन, इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट देयर वर्क फ्रॉम फेरॉइड, कि फेरॉइड के काम से खुद के काम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग थ्योरीज बिल्टअप की गई अलग अलग थ्योरिसिस्ट के द्वारा। सो these theories are characterized by less prominent roles to sexual and aggressive tendencies of the id and expansion of the concept of ego। अब इनमें दो चीज़ें क्या की गई, इन थ्योरीज में सबसे ज़्यादा क्या किया गया, एग्रेशन को और जो सेक्सुअल डिज़ायर्स के रिगार्डिंग फ्रॉइड ने जितने भी कॉन्सेप्ट दिए थे उन पे बहुत कम फोकस रखा गया और ज़्यादा फोकस किस पे रखा गया, ईगो पर। ईगो का एक्सपेंशन इसमें ज़्यादा देखा जाएगा। उन्होंने जो इड की हिडन डिज़ायर्स हैं या जो उनका प्लेजर प्रिंसिपल है इड के ऊपर फेरॉइड का, उस कॉन्सेप्ट पे, और जो सेक्सुअल अर्जीज के रिगार्डिंग जो कुछ भी फेरॉइड ने कहा है उस पर उन्होंने लेस फोकस रखा है, रादर देन वो कहते थे कि ईगो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को कॉन्फ्लिक्ट में आने से बचाता है या एनजाइटी को कम करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज़ करता है। तो इसके द्वारा इन्होंने क्या किया कि ईगो पे ज़्यादा फोकस रखा कि किस तरह से ईगो अगर बैलेंस रहेगा तो पूरी पर्सनालिटी बैलेंस रहेगी। तो इन्होंने जो फर्दर थ्योरीज डेवलप करी हैं वो इसी के कंटेक्स्ट में बनाई गई हैं। The human qualities of creativity, competence and problem solving abilities are emphasized। इन्होंने क्या देखा, ह्यूमंस की जो क्वालिटी है इन्होंने क्या किया, बिल्कुल अलग अलग फैक्टर्स पे काम किया, जैसे क्रिएटिविटी पर, कंपेटेंस की आपकी कॉग्निटिव कंपेटेंस कैसी है, इमोशनल कंपेटेंस कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे स्टडी की गई। एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैसी है, आप किस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज हो रहे हैं, या आप अपने मेंटल कॉन्सेप्ट्स को, मेंटल सेट्स को कितना यूज़ कर रहे हैं, इन सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज पे काम किया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्ल यूंग की एम्स एंड एस्पिरेशंस। इन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी दी कि आपके एम्स और एस्पिरेशन आपके लिए कितने मायने रखते हैं या वो आपकी लाइफस्टाइल में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। यूंग सॉ ह्यूमन बीइंग गाइडेड एज मच बाय एम्स एंड एस्पिरेशन एज बाय सेक्स एंड एग्रेशन। उनका कहना ये था कि जो लोग होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो ज़्यादातर वो उतना ही मतलब अपने एम्स और एस्पिरेशन से गाइड होते हैं जितना सेक्शुअल टेंडेंसी से और एग्रेशन से गाइड होते हैं। तो मतलब उनके लिए एम्स और उनके एस्पिरेशन से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि उन्होंने क्या गोल्स अपनी लाइफ के बना रखे हैं या कितने टाइम ड्यूरेशन में उन गोल्स को वो अचीव कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं एक इंसान के लिए। देन सेकेंडली ही डेवलप्ड हिज ओन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कॉल्ड एनालिटिकल साइकोलॉजी। ही यूज्ड द टर्म एनालिटिकल साइकोलॉजी एंड ही कॉल्ड आउट हिज ओन थ्योरी एज एन डेवलपमेंट कि कैसे हम पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। तो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन इस थ्योरी के थ्रू करा कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है। देन the basic assumption of his theory is that personality consists of competing force and structures within the individual that must be balanced rather than between the individual and the demand of society or between the individual और the reality। इन्होंने क्या बोल दिया कि एक इंसान जो है, उनका assumption क्या अपनी थ्योरी का ये है कि एक इंसान की जो पर्सनालिटी होती है वो क्या होती है। फ्रॉइड ने तो भाई बता दिया कि उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया पर्सनालिटी के, तो इन्होंने बोला ऐसा नहीं है। जो इंसान की पर्सनालिटी होती है वो एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर्स होते हैं या वो कंपीटिंग फोर्स होती हैं जो इंडिविजुअल के अंदर ही होती है, जिनसे एक इंडिविजुअल को उभरना होता है लाइफ को बैलेंस करने के लिए, रादर देन इंडिविजुअल का सोसाइटी की जो डिमांड है उनको फुलफिल करना या एक इंडिविजुअल का अपने रियलिटी के बीच में डिफरेंशिएट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं या उनके अंदर जो कंपीटिंग फोर्स है उनको बैलेंस करें ताकि उनकी पर्सनालिटी जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। नेक्स्ट इज Jung claimed that there was a collective unconscious consisting of archetypes of और प्रीमॉर्डियल इमेजेस। इन्होंने कहा था कि इंसान के अंदर, इन्होंने फ्रॉइड के अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस से
कहीं ना कहीं एग्री किया था, बट इन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी का यूज़ करा। ये कहते थे कि इंसान में कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है, खाली अनकॉन्शियसनेस, इट इज़ अ कलेक्टिव अनकॉन्शियस, और प्री कॉन्शियस जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने उसी के बिहाफ पर आर्किटाइप्स दिए थे, दैट आर योर प्रीडोमिनल इमेजेस भी जिसे कहा जाता है। आर्किटाइप्स के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी किस किस तरह की पर्सनालिटी एक इंसान पोजेस कर सकता है और आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस किस तरह का काम करता है। देन दीज आर नॉट इंडिविजुअली एक्वायर्ड बट आर इनहेरिटेड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपके अंदर टेंडेंसीज होती हैं ये जो है इनहेरिटेड है, ये आप एक्वायर नहीं कर रहे हैं, आप मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बिल्टअप नहीं कर रहे हैं, रादर देन ये जन्म से आपके अंदर मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल द गॉड एंड द मदर अर्थ, इनकी एग्जिस्टेंस है एज वी नो, तो ये एक अच्छे एग्जाम्पल साबित होते हैं आर्किटाइप्स के। देन अकॉर्डिंग टू हिम फॉर अचीविंग यूनिटी एंड वोलनेस, अब किसी इंसान को अगर यूनिटी अचीव करनी हो, वोलनेस अचीव करनी हो, अ पर्सन मस्ट बिकेम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ विजडम। उनके लिए विजडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक इंसान के अपने पर्सनल कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से आती है, एंड मस्ट बी लर्न टू लिव थ्रू हार्मनी विद इट। मतलब आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव आउटलुक बिल्ड हो सके अपनी पर्सनालिटी को लेकर, और एनवायरमेंट में भी आप वही फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करें। नेक्स्ट इज कैरन हॉर्नाय, दैट इज इनका काम किस में था, ऑप्टिमिज्म में। ऑप्टिमिज्म बेसिकली पॉजिटिविटी का टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं पॉजिटिवली किसी भी चीज़ को रिजेंबल करने के लिए। तो कैरन हॉर्नाय ने क्या कहा, हॉर्नाय's मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन लाइज इन हर चैलेंज टू फ्रॉइड्स ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज इन्फीरियर। हॉर्नाय की सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उन्होंने जितना भी काम किया ना, उन्होंने फ्रॉइड के ऑपोजिट काम किया, क्योंकि फ्रॉइड की थ्योरीज में चीज़ देखी गई है कि फीमेल्स को इन्फीरियर देखा जाता था, जिससे हॉर्नाय को ऑब्जेक्शन था। तो उन्होंने इसी के कंटेक्स्ट में कुछ अपने व्यू पॉइंट्स रखे, अपनी थ्योरी बनाई। सो अकॉर्डिंग टू हर ईच सेक्स हैज एट्रीब्यूट्स टू बी एडमायर्ड बाय अदर एंड नीदर सेक्स कैन बी व्यूड एज सुपीरियर और इन्फीरियर। इन्होंने क्या बोल दिया कि जो भी सेक्स हैं, मतलब मेल फीमेल और एनी अदर कैटेगरी, वो सब जो हैं सिमिलैरिटी से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, किसी को भी सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं फील कराना चाहिए, ना ही किसी को ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा ऐसे निगलेक्टेड रखना चाहिए। नेक्स्ट शी सेड शी काउंटर्ड दैट वुमेन वर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय सोशल कल्चरल फैक्टर्स देन दी बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इन्होंने अपनी स्टडी के द्वारा ये चीज़ें बताई कि जो फीमेल्स होती हैं ना, वो सोसाइटी, जो सोशल नॉर्म्स है या जो सोशल कल्चर है, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, और जो उनके अपने पर्टिकुलर कल्चर के बिलीव्स होते हैं, जो कल्चर के कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जिनको उन्हें फॉलो करना होता है, उनसे ज़्यादा वो इफेक्ट होती है, रैदर देन जो उनका बायोलॉजिकल फैक्टर है वो कम रोल प्ले करता है उनकी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी में। देन शी आर्ग्यूड दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वर कॉज्ड बाय डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी इनके काम में कि इन्होंने क्या बोला, जिन बच्चों का डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रहता है ना, वो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं बड़े होकर या उससे यंग एज में आकर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ प्रोन हो जाते हैं, मतलब उनको वो डिसऑर्डर होने के चांस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन पेरेंट्स बिहेवियर टुवर्ड्स अ चाइल्ड इज इनडिफरेंट, डिस्करेजिंग एंड एरेक्टिक, द चाइल्ड फील्स इनसिक्योर एंड फीलिंग कॉल्ड बेसिक एंजाइटी रिजल्ट्स। अब उन्होंने बोला जो माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं, कभी भी उनकी मतलब अचीवमेंट्स पे, छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे भी उनकी तारीफ नहीं करते, हर टाइम उन्हें पनिश करते हैं या बहुत रूडली बिहेव करेंगे, इरेक्टिक बिहेव करेंगे, डिस्करेज करने में ज़्यादा रहते हैं, ऐसे बच्चों को एक टाइम के बाद बेसिक एंजाइटी डेवलप होती है, जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट रेज होना स्टार्ट हो जाता है। वो छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे मूवमेंट्स को करने से भी घबराएंगे या किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से डरेंगे। क्यों? क्योंकि उनके घर का माहौल ऐसा होता है, तो जिस वजह से उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत हद तक देखे जाते हैं। देन नेक्स्ट है एल्फ्रेड एडलर, लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट। इनका रोल उन्होंने बताया पर्सनालिटी में क्या होता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसे इफेक्ट करता है, या जो आपके सोशल इंटरेस्ट है वो कितने कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी डेवलपमेंट में। सो द वेरी फर्स्ट इज एडलर्स थ्योरी इज नोन एज इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, इन्होंने खुद की अपनी थ्योरी बनाई थी। हिज बेसिक असम्पशन इज दैट ह्यूमन बिहेवियर इज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। इन्होंने सीधा सीधी ये बात बोल दी कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, वो पर्पसफुल होता है, मतलब उसका एक पर्पस है, उसका एक मीनिंग है और गोल डायरेक्टेड है। आप जिस भी पैटर्न में बिहेव करते हैं वो आप कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए करते हैं, रेदर योर सेटिस्फैक्शन यू वांट अचीव, रेदर यू वांट अचीव लाइक फॉर योर स्टडीज़ और योर पर्टिकुलर हॉबी यू वांट अचीव, वो सब आपकी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। या तो बहुत छोटे छोटे स्टेप लेंगे उनको अचीव करने के लिए, या हो सकता है बहुत बड़े स्टेप ले, जैसे
फॉर एग्जाम्पल आप आज से 10 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, तो आप जो फ्यूचरिस्टिक जो आप गोल्स बनाते हैं वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. देन ईच वन ऑफ अस हैज़ द कैपेसिटी टू चूज एंड क्रिएट. हर एक इंसान के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो चूज कर सके और क्रिएट कर सके, इनफैक्ट कि मॉडिफाई कर सके कि उसे किस तरह के बिहेवियर में जो है कैसे गोल्स सेटअप करने हैं, किस तरह का बिहेवियर में वो एंगेज हो कि उनके वो गोल्स जो हैं फुलफिल हो सके. सो आप पर्सनल गोल्स आर दी सोर्स ऑफ आर मोटिवेशन. मतलब जो आपके अंदर मोटिवेशन है ना, वो आपके पर्सनल गोल्स की वजह से है कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, किस तरह से, मतलब आप सेटबैक्स को कॉन्क्योर कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हैं. तो वहाँ मोटिवेशन जो आपको मिलती है वो आपके पर्सनल गोल्स की अचीवमेंट के बिहाफ पे मिलती है कि आप खुद की पर्सनालिटी को किस तरह देखते हैं, अपने सेल्फ को कितनी एक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. ये सब की रोल्स हैं जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में. देन द गोल्स दैट प्रोवाइड अस विद सिक्योरिटी एंड हेल्प अस टू इन ओवरकमिंग द फीलिंग ऑफ इन एजुकेशन आर इम्पॉर्टेंट इन आर पर्सनालिटी डेवलपमेंट. इन्होंने क्या बोला कि जो गोल्स आपको बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं ना, जो आपको सिक्योर फील कराते हैं या जिनके थ्रू आपको एक कह लो अचीवमेंट मिलती है, या जो इन एजुकेशन मतलब एक इम्बेलेंस की फीलिंग आपके अंदर कम करता है ना कि आप ये नहीं कर सकते, वो जो फीलिंग होती है उस फैक्टर को जो वो कम करता है. तो यहाँ पर क्या है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसी चीज़ें, ऐसे छोटे छोटे गोल्स या बड़े गोल्स जिन्हें अचीव करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है और आप ऑन दी अदर हैंड मोटिवेटेड फील करेंगे आगे काम करने के लिए. द नेक्स्ट इज इन एडलर्स व्यू every individual suffers from the feeling of ineducation guilt, that is inferiority complex. इनका मानना ये था कि हर एक इंडिविजुअल कभी ना कभी इन एडुकेशन और गिल्ट की फीलिंग से सफ़र करता ही है. मतलब वो ऐसा फील करता है कि वो औरों से कम है, दैट इज़ योर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि हमसे और ज़्यादा लोग ज़्यादा सक्सेसफुल है या ज़्यादा सफिशिएंट है, सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ को लेकर. बट ऑन दी सेकेंड पार्ट ही सेड कि ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक ह्यूमन बींग के साथ हो. हर टाइम कोई ना कोई इंडिविजुअल लाइफ में किसी भी फ्रेज में मतलब ऐसी फीलिंग का सामना कर सकता है, जो कि ये कब से राइज होती है, आपके चाइल्डहुड से. सबसे पहले चाइल्डहुड में ऑफकोर्स ये चीज़ ज़्यादा होती है कि बच्चे जर्नी देखते हैं, सामने वाले बच्चे के पास कोई और टॉय है तो वो जिद करने लग जाएगा हमें भी दिलाओ. कोई कॉटन कैंडी उन्होंने देख ली या कुछ ऐसे टॉफ़ीज़ देख ली तो जिद करने लग जाएंगे हमें दिलाओ. या अपने किसी फ्रेंड के पास देख लिया, उसको उसके पेरेंट्स ने कोई टॉय कार दिला दिया, कोई बड़ा सा गिफ्ट दिया, तो बच्चे डिमांडिंग हो जाते हैं और यहाँ पर वो इन्फीरियर फील करते हैं कि हम उनके जैसे सिमिलर क्यों नहीं है. यही एक रीज़न भी देखा गया है कि जो स्कूल में सेम पैटर्न ऑफ ड्रेस फॉलो किया जाता है या सेम कल्चर में सब बच्चों को एक तरीके से बिल्टअप किया जाता है, उसका रीज़न है कि इन्फ्योरिटी ना रहे किसी भी तरह की. देन ओवरकमिंग दिस कॉम्प्लेक्स इज़ द एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल पर्सनालिटी डेवलपमेंट. मतलब एक इंसान की ऑप्टिमल जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का पार्ट है, मतलब एक बैलेंस जो है पर्सनालिटी के अंदर, उसका डेवलप होने के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट का या इस कॉम्प्लेक्स का रिजॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. देन एरिक फॉरम, अब इन्होंने क्या बोला, द ह्यूमन कंसर्न्स. इनका मेन था कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर कंसर्न रहा है कि किस तरह से, अब इनके कंटेक्स्ट में इन्होंने जो थ्योरीज दी उनके थ्रू कैसे पर्सनालिटी डेवलप होती है. फर्स्ट थिंग इज इन कंट्रास्ट टू फ्रॉइड बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन फ्रॉम डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ सोशल ओरिएंटेशन. क्योंकि फ्रॉइड ने बात करी थी बायोलॉजिकल नीड्स पे, तो इन्होंने बोला कि सोसाइटी, एक इन्वायरमेंट जो है, जो सोशल कल्चर है, उसका भी जो सोशल ओरिएंटेशन है एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को बिल्ड करने में. देन ही व्यूड ह्यूमन बींग्स एज बेसिकली सोशल बींग्स हु कुड बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप्स विद अदर. वो कहते थे जितने भी लोग होते हैं ना वो सोशल बींग्स होते हैं. एक्चुअली में अगर आपको किसी की पर्सनालिटी को समझना है या उनका रिलेशनशिप देख लीजिए औरों से कैसा है, वो किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो कैसे लोगों को समझते हैं, उनका बिहेवियर किसी भी इंसान के सामने कैसा है, वो उनकी पर्सनालिटी का नहीं रिफ्लेक्ट कर देगा. क्योंकि उन्हें सोशली खुद को कहीं ना कहीं सपोर्टिव या स्टेबल रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है एक इंडिविजुअल के लिए. थर्ड इज ही आर्ग्यूड दैट साइकोलॉजिकल क्वालिटीज सच एज ग्रोथ एंड रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल्स रिजल्टेड फ्रॉम अ डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रुथ. उन्होंने दो चीज़ें बताई कि जो लोगों को ये क्वालिटीज़ पता होती है ना कि हमें खुद को सेल्फ पोटेंशियल को जनरेट करना है या अपनी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करना है, तो वो इन दो सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि उनको एक तो फ्रीडम चाहिए, उनकी ऐसे डिज़ायर होती है कि उन्हें फ्रीडम मिले, जस्टिस एंड ट्रुथ. ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में. देन थर्ड इज फ्रॉम होल्ड्स दैट करेक्टर ट्रेट्स पर्सनालिटी दैट मीन्स डेवलप फ्रॉम आर एक्सपीरियंसेस विद अदर इंडिविजुअल्स. उनका पूरा ही सोशल कंटेक्स्ट में था, जितना भी एक्सप्लेनेशन था वो बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट को इतनी इंपॉर्टेंस देते थे. वो कहते थे एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है दूसरे के साथ,
और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और लोगों के साथ, वो और इंडिविजुअल्स को कैसे समझते हैं, ये चीज़ उनकी पर्सनालिटी के करेक्टर ट्रेट्स को डेवलप, मतलब एक करेक्टरिस्टिक्स जो है या जो ट्रेट एक इंसान पोजेस कर रहा है उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी इसी फैक्टर पे कहीं ना कहीं बिल्ट हुई होती है. देन while culture is shaped by the mode of existence of a given society, people's dominant character trait is given by the society work as forces in shaping the social process and culture itself. किसी का dominating कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं, कोई कोई लोग होते हैं बहुत dominating होते हैं नेचर वाइज, उनको मतलब हमेशा सुपेरियरिटी दिखाना, या आप देखेंगे कि बहुत अलग उनका एक कह लीजिए फिजिक बिल्टअप भी होता है. तो ये किस तरह से कि उनका कल्चर उन्हें इस तरह से मॉडिफाई और शेप करता है कि उनके अंदर वो पर्सनालिटी जो है रिफ्लेक्ट होती है. देन हिज वर्क रिकॉग्नाइजेज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़. उन्होंने पॉजिटिव क्वालिटीज़ में ज़्यादा फोकस किए, सच एज टेंडरनेस एंड लव इन दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट. उन्होंने बोला कि लव, केयर, टेंडरनेस ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या वार्मथ की जो फीलिंग है ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है अपने एक पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए. जैसे होप, जो पॉजिटिव टर्म्स हम यूज़ करते हैं वो बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करती है पॉजिटिवली, आप कितना अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं वो इनकी थ्योरी के थ्रू अंडरस्टैंड किया जा सकता है. देन एरिक एरिक्सन ने दिया था सर्च फॉर आइडेंटिटी. इनका जो ज़्यादातर काम रहा है वो अपनी मतलब सोशल थ्योरी के कंटेक्स्ट में ही रहा है. इनका भी ज़्यादातर काम, इन्होंने बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे भी कहीं ना कहीं अपने ओपिनियंस बताए हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग इज एरिक्सन्स थ्योरी लेज स्ट्रेस ऑन रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट. इन्होंने ज़्यादातर रैशनैलिटी की बात करी है कि बैलेंस होना ज़रूरी है, और ज़्यादा इन्हीं फैक्टर्स के साथ साथ इन्होंने ईगो पर काम किया है कि वो पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देन इन हिज थ्योरी डेवलपमेंट इज व्यूज एट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड ईगो आइडेंटिटीज ग्रांटेड अ सेंट्रल प्लेस इन दिस प्रोसेस. इन्होंने बोला जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो कोई छोटा सा प्रोसेस नहीं है, वो आपके जन्म से लेके आप कह लीजिए एडल्टहुड तक या ओल्ड एज तक भी चलता ही है कहीं ना कहीं. और उन्होंने 8 स्टेजेस भी डेवलप करी थी इसी के दौरान, जिसके थ्रू उन्होंने पर्सनालिटी को समझाने की कोशिश करती. उन्होंने कहा था ईगो इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेन रोल ही ईगो का होता है जिसके थ्रू आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है. देन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ एडोलसेंट एज हैज़ ड्रॉन कंसिडरेबल अटेंशन. इनके इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वैल्यू किया गया था कि लोगों में आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, तो उस वजह से अगर किसी भी चाइल्डहुड ट्रॉमा के चलते किसी भी रीज़न से आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रहा है कोई इंडिविजुअल, तो उनकी पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट आने के जो चांसेस होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है, बढ़ जाती है. देन एरिक्सन आर्ग्यूज दैट यंग पीपल मस्ट जनरेट फॉर देमसेल्व्स अ सेंट्रल पर्सपेक्टिव एंड अ डायरेक्शन दैट कैन गिव देम मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी एंड पर्पस. वो कहते थे कि लोगों को ना मतलब ऐसे सेंट्रल प्लेस जनरेट करना चाहिए, अपना पर्सपेक्टिव जो है क्लियर रखना चाहिए, ताकि वो पॉजिटिव ट्रेड्स जो हैं मीनिंगफुल सेंस लाइक यूनिटी या पर्पस, इन सब चीज़ों को समझ सके कि क्या इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में या गोल्स की क्या इंपॉर्टेंस है. तो ये पूरे तरह से पॉजिटिव सेक्टर्स जो हैं पर्सनालिटी के, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया इन थ्योरीज में. अब हम बात करेंगे कि साइकोडायनेमिक अप्रोच की क्रिटिसिजम्स क्या रहे हैं. तो बेसिकली 4 क्रिटिसिज्म दिए गए हैं. फर्स्ट इज द थ्योरीज आर लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडीज, दे लैक अ रिग्रेस साइंटिफिक बेसिस. जो ये थ्योरीज हैं वो ज़्यादातर केस स्टडीज़ पे बिल्टअप हुई हैं. मतलब केस स्टडीज़ इन डेप्थ स्टडीज़ होती है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, तो आप पूरी तरह से इनको जर्नलाइज नहीं कर सकते, और ये साइंटिफिक नॉलेज जो है, साइंटिफिक बेसिस जो है इनकी, वो लैक करती हैं. देन सेकेंड पॉइंट इज दे यूज स्मॉल एंड एटिपिकल इंडिविजुअल्स एज सैम्पल फॉर एडवांसिंग जर्नलाइजेशन. रिजल्ट में सिमिलैरिटीज़ लाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही एटिपिकल इंडिविजुअल्स और स्मॉल सैम्पल को यूज़ किया जाता था ताकि सिमिलर रिजल्ट को सामने लाया जा सके, और कहीं ना कहीं जो आपकी थ्योरी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज जो हो रहा है वो कम हो जाए. थर्ड वन इज द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू सबमिट देम एज अ साइंटिफिक टेस्टिंग. जितने भी कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं इस पूरी थ्योरी के दौरान वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली जस्टिफाई नहीं हो सकते, और बहुत ज़्यादा लैक करते हैं क्लियरिटी को. क्लियर नहीं है कौन सा कॉन्सेप्ट किस कंटेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है. एंड नेक्स्ट इज लास्ट वन, दैट इज फ्रॉइड हैज़ यूज्ड मेल्स एज अ प्रोटोटाइप ऑफ ऑल ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ही ओवरलुक फीमेल एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव्स. उन्होंने क्या किया है, मेल पर ज़्यादा फोकस किया है कि मेल की मतलब एक तरह प्रोटोटाइप यूज़ कर रहे हैं उनको कि किस तरह ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, उन्होंने मेल्स के कंटेक्स्ट में ज़्यादा समझा रैदर देन फीमेल्स. उन्होंने फीमेल के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पर्सपेक्टिव रहे, उन पे मतलब इस तरह से ध्यान नहीं दिया है.
Thank you for watching. Do subscribe our channel, like, comment and share with your friends. Take care you all.